प्रिय विद्यार्थियों, आपके सेकंड पेपर में फर्स्ट यूनिट हमारी जारी है। फर्स्ट यूनिट में रेडफील्ड द्वारा प्रतिपादित लिटिल एंड ग्रेट ट्रेडिशंस आपने पिछले वीडियोज़ में समझा है। इसके पश्चात हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सार्वभौमिकरण, यूनिवर्सलाइजेशन। कहते हैं कि ये एक सार्वभौमिक तथ्य है, दिस इज एन यूनिवर्सल ट्रुथ। जैसे तो सूर्य पूर्व से उगता है, पश्चिम में अस्त होता है, ये एक सार्वभौमिक सच्चाई है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो वो जो चीज़ है सार्वभौमिकरण, किसी भी चीज़ का यूनिवर्सलाइजेशन, कि पूरी समाज पे लागू हो, पूरे विश्व में जो लागू हो, या पूरे विश्व, हमारे लिए समाज शास्त्र के विद्यार्थियों के लिए सार्वभौमिकरण का मतलब क्या है? जो पूरे समाज में लागू हो। सार्वभौमिकरण एक ऐसी प्रक्रिया जो पूरे समाज पे लागू होती हो। सार्वभौमिकरण की प्रक्रिया का सर्वप्रथम उल्लेख रॉबर्ट रेडफील्ड और मिल्टन सिंगर ने सांस्कृतिक चेतना के प्रसार के संदर्भ में किया है, किंतु मैकिम मैरियट ने इसका उपयोग सांस्कृतिक विषय वस्तुओं को आगे बढ़ाने और ऊंचा उठाने के व्यापक अर्थ में लिया है। यानी सार्वभौमिकरण की प्रक्रिया का जो एक अवधारणात्मक जो प्रयोग सबसे पहले रेडफील्ड ने और मैकिम मैरियट ने किया, लेकिन इसमें मैकिम मैरियट ने विशेष रूप से इसका व्यापक अर्थ में किया, कल्चरल सब्जेक्ट मैटर्स को लेकर के, सांस्कृतिक विषय वस्तुओं को आगे बढ़ा करके और उनको ऊंचा उठाने के व्यापक अर्थ के संदर्भ में, उस कॉन्टेक्स्ट में किया है। इसलिए सार्वभौमिकरण की अवधारणा के साथ जो नाम जुड़ा हुआ है वो प्रमुख रूप से कौन है? मैकिम मैरियट। सार्वभौमिकरण को परिभाषित करते हुए मैरियट लिखते हैं, जब लघु परंपरा के तत्व ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो फैलाव का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है, और जब ये वृहत परंपरा के स्तर तक पहुंच जाते हैं तो उनका मूल स्वरूप परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रक्रिया को सार्वभौमिकरण कहा जाता है। तो कहते हैं ना कि सांस्कृतिक संदर्भ में फिर से देखना, जब लघु परंपरा के तत्व जो है ना, एलिमेंट ऑफ लिटिल ट्रेडिशंस, उसके जो घटक हैं, देवी देवता, प्रथा, प्राचीन संस्कार, अंधविश्वास आदि, ये जो ऊपर की ओर बढ़ जाते हैं, यानी कि ऊपर की ओर क्या मतलब? व्यापक रूप से जिनका फैलाव हो जाता है, और फैलाव होते होते जब उनका रूप परिवर्तित होकर के कोई अन्य रूप ग्रहण कर लेते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम सार्वभौमिकरण के नाम से जानते हैं। अन्य शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि लघु परंपरा के ऊर्ध्वगामी परिवर्तनों से जिन वृत्त परंपराओं का निर्माण होता है, उसी प्रक्रिया को सार्वभौमिकरण या यूनिवर्सलाइजेशन कहा जाता है। जो दूसरे शब्दों में उन्होंने बताया कि जब लिटिल ट्रेडिशंस जो है ऊर्ध्वगामी परिवर्तन, यानी कि ऊपर की तरफ बढ़ने वाले चेंजेस से क्या बन जाएगा? चेंज होने के बाद में क्या हो जाएगा? लिटिल ट्रेडिशंस कन्वर्ट हो जाएंगी ग्रेट ट्रेडिशंस में। अर्थात इसको क्या, कौन सा परिवर्तन कहा गया? ऊर्ध्वगामी परिवर्तन। ऊर्ध्वगामी परिवर्तन से जब लघु परंपराएं परिवर्तित होकर वृत्त परंपराओं में या दीर्घ परंपराओं में कन्वर्ट हो जाती हैं, तो उस प्रक्रिया को यूनिवर्सलाइजेशन कहा जाता है। यानी कि लिटिल ट्रेडिशंस तो छोटे एरिया में होती हैं, छोटे क्षेत्र में होती हैं, थोड़े क्षेत्र में होती हैं, और वो जब फैलती जो उनका स्वरूप चेंज हो जाता है तो बड़े व्यापक क्षेत्र के अंदर फैलाव हो जाता है, और फैलाव की प्रक्रिया के दौरान ही अपना जो मूल स्वरूप चेंज करके वो दूसरा स्वरूप ग्रहण कर लेती हैं और दीर्घ परंपराओं के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। इस प्रक्रिया का नाम ही सार्वभौमिकरण है।
मैकीमेरिट द्वारा दी गई इस प्रक्रिया को हम समझ सकते हैं रेखा चित्र के द्वारा। इसको हम लिटिल ट्रेडिशन से शुरू करते हैं। लघु परंपरा। लघु परंपरा बढ़ते बढ़ते प्रसारित होती है, चित्र में दिखाया है, प्रसारित होती है और प्रसारित होकर के कहाँ जाती है आगे, विस्तृत क्षेत्र में फैलाव हो जाता है, बड़े एक्सपेंस उसका विस्तार हो जाता है। विस्तृत क्षेत्र में फैलाव के दौरान जो उसकी गति है वो ऊर्ध्व दिशा में होती है, ऊपर की तरफ जाती है। ऊपर की तरफ जो जाएगी तो वो चारों ओर परिष्कृत हो जाएगी, परंपरा का रूप ग्रहण कर लेती है, चारों तरफ प्रतिष्ठित परंपरा का रूप ग्रहण कर लेती है और चारों ओर जो है फैल जाती है। और इसी फैलाव के दौरान उसके मूल रूप में परिवर्तन हो जाता है। मूल रूप में परिवर्तन के पश्चात जो प्रक्रिया है वो क्या होगी, वो जो है ग्रेट ट्रेडिशंस का अंग बन जाती है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ ग्रेट ट्रेडिशंस, वृत्त या दीर्घ परंपरा का अंग बन जाएगी। तो इस सारी प्रक्रिया को रेखा चित्र से समझाया गया है। ये लघु परंपरा से स्टार्ट होती है और प्रसारित होकर के फैल करके ऊर्ध्वगति की तरफ जो है सार्वभौमिकरण की तरफ जाती है। सार्वभौमिकरण की विशेषताएं। सार्वभौमिकरण की प्रक्रिया का संबंध लघु और दीर्घ परंपराओं की अंतःक्रिया से होता है। जब लघु परंपराओं और दीर्घ परंपराओं के बीच में इंटरेक्शन होता है तो क्या पैदा होता है, सार्वभौमिकरण से संबंधित होता है। इसमें लघु परंपराएं नष्ट नहीं होती, लघु परंपराएं जो हैं वो नष्ट नहीं होती, परंतु वे दीर्घ परंपराओं का सृजन करती हैं और अपना अस्तित्व बनाए रखती हैं। अपना मूल रूप नहीं खोती है परंपरा, गाँव से चलेगी, ढाणी से चलेगी, छोटे एरिया से चलेगी, बिल्कुल सूक्ष्म क्षेत्र से भी चलेगी, तो वृद्ध क्षेत्र तक जाते जाते विस्तृत क्षेत्र में फैलते फैलते वो जो है परिवर्तित जरूर हो जाएगी, लेकिन अपना मूल स्वरूप या मूल जो अस्तित्व है, अपना एग्जिस्टेंस वो मेंटेन रखते हैं, उसको बनाए रखते हैं, उसमें परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन होते होते आगे जरूर फैला होता है, लेकिन अपना मूल स्वरूप वो गाँव में भी जहाँ से उसका स्टार्ट जहाँ से हुई है वो छोटी परंपरा जो है या लिटिल ट्रेडिशन जिसको अपन कहेंगे, वो गांव में छोटे क्षेत्रों में अपने मूल अस्तित्व में रहती है। लघु परंपरा के तत्व स्थानीय क्षेत्र से राष्ट्रीय स्तर की ओर बढ़ते हैं, यानी छोटे से लोकल से ब्रॉड तरफ जाए, इसीलिए इसका नाम है सार्वभौमिकरण, यूनिवर्सलाइजेशन। सार्वभौमिकरण के द्वारा निर्मित दीर्घ परंपराएं लघु परंपरा का संशोधित और परिमार्जित रूप ही होता है, ये अलग से नहीं आती कहीं से। ये जो सार्वभौमिकरण की प्रक्रिया के दौरान अलग प्रकार की जो दीर्घ परंपराओं अथवा वृत्त परंपराओं का निर्माण होता है वो कहीं अलग से नहीं आते। वो कहाँ से आते हैं, परिवर्तित होकर, विकसित होकर, परिमार्जित होकर, संशोधित होकर छोटी परंपराओं से ही आते हैं, लिटिल ट्रेडिशन से ही आते हैं। सार्वभौमिकरण के उदाहरण मैकीमेरिट ने किशनगढ़ी ग्राम से कुछ उदाहरण दिए हैं, एग्जाम्पल दिए हैं। सोरती पूजा, किशनगढ़ी गांव का अध्ययन मैकीमेरिट ने किया था। किशनगढ़ी गांव में दीपावली के अवसर पर लोग अपने घरों में दीवार पर चावल के आटे की एक एक प्रतिमा बनाते हैं, जिसे ये सोरती के नाम से पुकारते हैं। यहाँ के लोगों की मान्यता है कि लक्ष्मी धनवानों की देवी और सोरती हमारी देवी। स्थानीय लेवल के ऊपर गरीब कृषक लोग जो कहते हैं सोरती हमारी देवी है, और कुलीन लोगों की या नगर वाले लोगों की जो देवी है वो लक्ष्मी है, अर्थात धनवानों की। वो अपने आप को गरीब मानते हैं, स्थानीय स्तर के लोग कृषक। मैकीमेरिट का अनुमान है कि सोरती जो लघु परंपरा के अंतर्गत आती है कृषक क्षेत्र में, उसका जो फैलाव है वो क्षेत्र बढ़ता चला गया फैलाव, और उसकी गति ऊपर की ओर रही, ऊर्ध्व गति में परिवर्तन है ना। और लंबी यात्रा में उसका स्वरूप परिवर्तित होता गया और उसने लक्ष्मी का रूप ग्रहण कर लिया, जो कि एक दीर्घ परंपरा है, ग्रेट ट्रेडिशंस, जो कि पूरे भारतीय समाज में देखने को मिलती है। ये यूनिवर्सलाइजेशन का एग्जाम्पल है, सार्वभौमिकरण। सालुनो त्यौहार दूसरा, ये जो पहली परंपरा जो बताई, पहला जो एग्जाम्पल दिया मैकीमेरिट ने किशनगढ़ी का, ये अपन डिफरेंट पार्ट ऑफ
इंडिया में, अपने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में, समाज के विभिन्न क्षेत्रों में देखते हैं, अलग अलग क्षेत्रों के अंदर, राजस्थान के अंदर अलग प्रकार की होगी ये दशहरा और दिवाली के बीच में जो करते हैं, हरियाणा के अंदर भी करते हैं, जैसे गोबर के ऊपर लगा करके मिट्टी के भी बनाते हैं, कहीं पर चावल लगाते हैं ऊपर। तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से इनको जानते हैं। स्वरूप एक है सारा, लक्ष्मी देवी, लक्ष्मी की पूजा इस त्यौहार के ऊपर होती है। शालुनो, एक दूसरा उदाहरण मैकीमेरिट ने किशनगढ़ी में जो दिया है वो शालुनो का दिया है। संपूर्ण देश में मनाए जाने वाले रक्षाबंधन के दिन इस गांव में शालुनो मनाया जाता है। इस त्यौहार के कुछ दिन पहले ही युवा स्त्रियां अपने माता पिता और भाई बहन से मिलने गांव में आते हैं। शालुनो के दिन उनके पति उन्हें वापस ले जाने के लिए ससुराल पहुंचते हैं। स्त्रियां अपने ससुराल के लिए वापस लौटने से पूर्व अपनी अविवाहित बहनों सहित भाइयों के सिर पर तथा कान पर जौ की बाल यानी कि गेहूँ के साथ जो अनाज होता है, जो अनाज की पवित्र अनाज की बाली रखते हैं। एक ट्रेडिशनल, अपने फिर से सुनिए इसको, अपने ससुराल के लिए वापस लौटने से पूर्व अपनी जो अनमैरिड सिस्टर्स हैं और अनमैरिड ब्रदर्स, अविवाहित बहनों और भाइयों के सिर के ऊपर और कान के ऊपर जौ की बाली, देखिए उसको अभिमंत्रित करके पूजा के रूप में पवित्र अनाज अर्थात जौ की बाली जो है उसके कानों में रखते हैं। वे अपने भाइयों के प्रति अपनी आस्था और संबंध व्यक्त करने के लिए ऐसा करती है, प्रतीकात्मक रूप से। इट इज़ ऑल सिंबॉलिक। और भाई जौ की बालियों के बदले उन्हें कुछ उपहार में देते हैं, जैसे रुपये पैसे वगैरह उपहार देते हैं। और इसी दिन रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। शालुनो के पारिवारिक त्यौहार और रक्षाबंधन के विशिष्ट त्यौहार में बहन और ब्राह्मण पंडित की भूमिकाओं में समानता पाई जाती है। और इसको जो है समानता को किशनगढ़ी के एग्जाम्पल से उन्होंने प्रकट किया है आपस में। रक्षाबंधन एक ब्रॉड लेवल के ऊपर मनाया जाने वाला त्यौहार है। कहीं न कहीं मैकीमेरिट का निष्कर्ष निकला कि हो सकता है ये संभावना व्यक्त की मैकीमेरिट ने, रक्षाबंधन की उत्पत्ति व्यापक स्तर पर जो रक्षाबंधन मनाया जाता है भारत समाज में, उसकी उत्पत्ति हो न हो शालुनो जैसी ही लघु परंपरा से हुई। और शालुनो जो शब्द लिया गया है ये सुनने में भी आता है हरियाणा में और दूसरे ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे यूपी वगैरह में रक्षाबंधन का एक नाम शिलोणी भी होता है। शिलोनो, अनपढ़ जो खास करके पीजेंट्री में कृषक समुदाय के अंदर रक्षाबंधन को शिलोणी के नाम से भी जानते हैं। शालुनो, शिलोणी, जो इसका रूप बिगड़ते बिगड़ते क्या हुआ। मैकीमेरिट ये लिखते हैं कि हो न हो ये एक संभावित चीज़ है कि रक्षाबंधन की उत्पत्ति भी शालुनो जैसी लघु परंपरा से ही हुई है। ये उनकी संभावना है। डॉक्टर एम.एन. श्रीनिवास ने राजस्थान और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में प्राप्त तथ्यों के आधार पर मैकीमेरिट के इन विचारों से असहमति अवश्य व्यक्त की। एम.एन. श्रीनिवास ने ये बताया है, एस.एल. श्रीवास्तव और निवास ने राजस्थान और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों से प्राप्त जो तथ्य हैं उनसे आधार पर ये बताया कि मैकीमेरिट का ये निष्कर्ष जो है कोई ज़रूरी नहीं कि सही। मैकीमेरिट ने संभावना व्यक्त की है, कोई प्रूफ नहीं है, कोई ठोस तथ्य नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कि संभावना व्यक्त की है, तो ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लेकिन इतना अवश्य है, मैकीमेरिट की अवधारणा में निष्कर्ष निकलता है कि जब लघु परंपरा से चीज़ें परिवर्तित होकर के, परिमार्जित होकर के, संशोधित होकर के ऊर्ध्वगति की तरफ परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान गुजरते हुए और दीर्घ परंपरा के रूप में परिवर्तित होती है, तो उस प्रक्रिया का नाम है सार्वभौमिकरण। थैंक यू।